रिएक्शन, यानी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मीन्स क्या होता है, रेट मीन्स होता है बेटा स्पीड, रेट मीन्स क्या होता है, स्पीड। तो हम स्टडी करते हैं अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, किस मैकेनिज्म द्वारा रिएक्शन होता है। हालांकि ये आपसे डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक में है रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे, तो इसे नॉलेज के लिए है कि केमिकल काइनेटिक्स आपका है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या मीन्स होता है स्पीड, रेट मीन्स क्या होता है बेटा, स्पीड होता है। सबको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। रेट मीन्स होता है स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोग जो है मान लो कहीं बाइक से जाते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, मान लो हम 10 किलोमीटर गए, मान लो 15 मिनट में गए, 15 मिनट पहुंच गए, 10 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी 15 मिनट में। तो क्या करें, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम डिवाइड कर लेंगे, तो हमको स्पीड पता लग जाएगी कि हम किस स्पीड से वहां गए थे। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन का यहाँ तो कोई न तो किलोमीटर है, न यहाँ टाइम है। टाइम तो चलो है, लेकिन किलोमीटर तो यहाँ तो है नहीं। तो कैसे हम नापेंगे क्या क्या उसकी स्पीड है, तो समझ बेटा, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, अभी सबको समझ आ जाएगा व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। इट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट्स टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट। जितने समय में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गया, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, द टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट। जितने समय में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये इसका दूसरा होता है, यानी एक तो हमने मान लो रिएक्टेंट लिया, यानी जो हम जिससे हमको रिएक्शन कराना है, मान लो हमने लिया H2 + Cl2। अब जो है हमने कुछ अमाउंट लिया, अब कितने टाइम में वो बदल जाएगा प्रोडक्ट में 2HCl में, ठीक है। या तो वो हम कर सकते हैं, या फिर इसका एक और है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यही इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, याद कर लीजिए सब लोग। इट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट, यानी जितने समय में कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, दैट इज का रेट ऑफ रिएक्शन। या द चेंज ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज का रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमने देखो यहाँ एक इसका फार्मूला डिराइव करना है आपको, कि कंसीडर ए रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स ए इज चेंजेज इनटू बी। ऐसा हम रिएक्शन करते हैं, इसमें कोई किसी का नाम नहीं है, यानी रिएक्टेंट हमारा ए है, उसको जो है प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे समझो, अगर किसी स्मॉल इंटरवल टाइम में किसी रिएक्टेंट के dx मोल, यानी मान लो स्मॉल इंटरवल टाइम क्या है, dt है, और किसी सब्सटेंस के dx मोल प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा dx/dt। यहाँ dx क्या है कि ये किसी रिएक्टेंट के यानी एक फ्रैक्शन है कि इतना अमाउंट उसका जो है प्रोडक्ट में बदला, तो dx/dt दिस इज द कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जहां पे ds क्या है कि रिएक्टेंट का कितना टाइम जो है, कितना फ्रैक्शन उसका जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, dt कितना स्मॉल टाइम में हुआ। अब है -dA/dt। यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इसलिए हमने यहाँ लगाया है माइनस। माइनस मीन्स होता है कि जैसे रिएक्शन मान लो आधे घंटे बाद भाई जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, it is the time taken by the reactants to change into the product or the change in concentration of any one of the reactants or products per unit time is called rate of reaction, ठीक है। तो क्या होता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू dx/dt इक्वल टू -dA/dt। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, हमारा सेकंड वाला है, increase in concentration of B
ओवर टाइम टेकन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होती है, dx अपॉन dt है। यहाँ पे चूंकि इंक्रीज प्रोडक्ट, इसलिए हम यहाँ क्या लगा, हमने यूज किया है प्लस यूज किया है। तो समझ लो बेटा, अगर हम रिएक्टेंट के साइड से लेंगे तो निगेटिव यूज होता है, प्रोडक्ट साइड से लेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव यूज होता है। ठीक है। तो चूंकि इसमें प्रोडक्ट बी है, इसलिए क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू प्लस dv अपॉन dt। जहां पर dt क्या होता है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ठीक है। तो बस यही है इसमें जो है। तो हम इसको दो तरह से किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन को हम कर सकते हैं। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंस सब बच्चे याद कर लो, बस यही डिफरेंस का है। इट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट्स टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट, यानी जितने समय में कोई रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। या द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक बेटा, तो ये समझ लेना जो इसमें। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। जैसे हमने यहाँ पे आपको देखा होगा कि एक रिएक्शन दिया गया, ऐसे रिएक्शन आपको आते भी है। अच्छा, सब बच्चे ध्यान से सुन ले कि अबे आपका, अगर हम मान लेते हैं कि भाई कोरोना फॉरोना नहीं आएगा, तो आपका एग्जाम बेटा होगा, रिटर्न होगा। इसमें इसमें वेरी फ्यू क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू टाइप के, अदरवाइज जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके जो है लिखने वाले होंगे, न्यूमेरिकल भी होने वाले भी थे जो है। और हमने जो कराया था उसी टाइप के न्यूमेरिकल आए थे, तमाम क्वेश्चन मैंने खुद ही दिया था, वही क्वेश्चन उसी टाइप के आए थे वहां पे। तो न्यूमेरिकल तो बेटा मैं आपको कराऊंगा क्लास में, यहाँ खाली मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ाऊंगा बस। न्यूमेरिकल चूंकि क्लास में ज्यादा समझ आएगा, तो मैं तो न्यूमेरिकल जो होंगे इसके जो है उसको क्लास कराऊंगा, क्योंकि आपका क्लास भी अब 5-6 दिनों बाद खत्म हो, यानी आई थिंक 5 या 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ फिलहाल मैं बात करते हैं पेज नंबर 2 पे, कि 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। इसके लिए क्या होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं जो है, कई बार जो है। तो कैसे लिखते हैं, आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, पूछेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो कैसे लिखते हैं इसको, उसका तरीका समझो। हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, हम पहले लिखेंगे, पहले किसके लिए लिखेंगे जो है, कि रिएक्टेंट के लिए। अब रिएक्टेंट हमारा क्या है, आप देखो ऊपर, अभी सबको समझाएगा, ध्यान समझोगे तो। यहाँ लिखा है 2N2O5। अब जो चीज होती है मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वे जाते हैं 1 डिवाइड में चले जाते हैं, तो हो जाएगा -1/2। माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो -1/2 क्यों आया, क्योंकि 2 मोल थे तो 1 के डिवाइड हो जाएगा। तो -1/2 माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगा। अब फिर ब्रैकेट में, यानी डी रहेगा, फिर ब्रैकेट में हमारा जहाँ ए था वहां क्या आएगा, हमारा N2O5 डिवाइड बाई dt। अब आएंगे, लिखेंगे हम प्रोडक्ट के लिए। अब प्रोडक्ट देखो यहाँ लिखा है 4NO2, ये हो जाएगा 1/4 DNO2 अपॉन dt। क्या हो जाएगा, 1/4 DNO2 अपॉन dt इक्वल टू, अब यहाँ O2 है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, खाली हम लिखेंगे DO2 अपॉन dt। ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। फिर समझना से कि हमारा रिएक्शन क्या है, 2N2O5, हमारा रिवर्सिबल का साइन है, तो रिवर्सिबल साइन है, प्लस इक्वल टू 4NO2 प्लस O2, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 DN2O5 अपॉन dt इक्वल टू 1/4 DNO2 अपॉन dt इक्वल टू DO2 अपॉन dt। किसी बच्चे को अगर आपको डाउट हुआ बेटा, तो आप लोग हैंड रेस करना, आपको आपसे बात करके फिर कोई दिक्कत होगी मैं बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, इसलिए आपकी आवाज तो मेरे पास आएगी नहीं अब, लेकिन किसी बच्चे को सब नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप जो है हैंड रेस कर देना, फिर मैं आपसे बात करके कोई जो दिक्कत होगी मैं तुरंत बता दूंगा। ऐसे ही मैं दूसरा रिएक्शन है, मान लो H2 प्लस I2 रिवर्सिबल, यानी एरो 2HI, इसके लिखना है हमको। तो क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, पहले लिखेंगे H2 के लिए, तो -DH2 अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट में बताया था माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, इक्वल टू, अब I2 भी क्या है, ये भी रिएक्टेंट है, तो -DI2 अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो 2HI है, ये प्रोडक्ट भी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/2, यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं 1 के डिवाइड में जाते हैं, तो 1/2 DHI अपॉन dt, ये हो गया आपका। ऐसे लिखते हैं रिएक्शन। अच्छा, इससे मान लो हमारा ये रिएक्शन है, अब
कई बार होता है पूरे रिएक्शन के लिए यू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, कई बार मान लो बोला उन्होंने खाली यू राइट फॉर ओनली HI के लिए, पूरा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ किसके लिए लिखना है आपको, HI के लिए। तो उसका तरीका क्या होता है, हम खाली इतना लिखेंगे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू +1/2 DHI अपॉन dt, बस हो गया। अगर मान लो पूछा कि यू राइट ओनली फॉर द I2 के लिए, तो क्या लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -DI2 अपॉन dt, ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो ऊपर और रिएक्शन है, पूछा जाए कि आप NO2 के लिए लिखो खाली, बस बाकी पूरा लिखना नहीं है आपको, तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/4, सॉरी NO2 के लिए प्लस हो जाएगा, तो +1/4 DNO2 अपॉन dt। तो मुझे लगता है आप लोग सब बच्चों को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया होगा, और किसी बच्चों को अभी भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते जो है, आप हैंड रेज करो, मैं आपको बता दूंगा, उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट, या द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट यहाँ लिखा हुआ है आपके सेकंड पेज पे ही, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर लीटर पर मिनट, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन आपका जो है कैसा है, कि मतलब मिनट में हो रहा है कि आपका कई हुआ होते हैं रिएक्शन जो है सेकंड में खत्म हो जाते हैं। तो इसका होती है मोल पर लीटर, सब बच्चे याद कर लीजिए, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर मोल पर लीटर पर मिनट। ये कुछ मोनिका पांडे जी कुछ कह रहे थे, मैं देखता हूँ। सर दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा। मोनिका पांडे, मुझे लगता है आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझना है, या हैंड रेज करके हम बात कर सकती हो चाहो तो। मोनिका पांडे, खुशबू चौधरी तो हंस रही है सबको। चलो मैं समझा रहा हूँ फिर से, रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहे होंगे आप जो है, फिर समझ बेटा सबको। हमारा रिएक्शन है 2N2O5 एरो 4NO2 + O2। ध्यान से समझ लो कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हम पहले लिखे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसमें ध्यान रखना बेटा कि जो मोल होते हैं वे 1 के डिवाइड में जाते हैं, और रिएक्टेंट के लिखते हैं हम जो है माइनस, प्रोडक्ट लगाते हैं जो प्लस साइन, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जैसे हमने लिखा है 4NO2 है, ये जाएगा 1/4 हो जाएगा। बस यही इसमें टेक्निक समझनी है आपको। तो हमको लिखना है 2N2O5 के लिए, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2, अब फिर DN2O5 ब्रैकेट में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, DN2O5 डिवाइड बाई dt इक्वल टू, अब मुझे लिखना है प्रोडक्ट, सारे इक्वल टू में लिखते हैं इसको हम, ये भी समझ लो, रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, सब लिखते हैं इक्वल टू में। अब उसका क्या हो जाएगा, 4NO2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 DNO2 अपॉन dt इक्वल टू, अब O2 में कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, इसलिए लिखेंगे हम DO2 अपॉन dt। बस हो जाएगी बेटा, ऐसे करते हैं इसको। अब मान लो पूछा जाए सिर्फ ओनली इस रिएक्शन में आपको पूरा लिखना नहीं है, ओनली लिखना है आपको NO2 के लिए, हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, NO2 क्या है प्रोडक्ट साइड में है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू +1/4 DNO2 अपॉन dt। अगर पूछे इसी रिएक्शन में कि यू राइट ओनली फॉर N2O5 डाई, इसको N2O5 बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी कह सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका, हमको लिखना है N2O5 के लिए चाहिए, N2O5 कहाँ पे है, रिएक्शन साइड में है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 DN2O5 डिवाइड बाय dt। जिसका निकालना होता है उसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, जिस चीज का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है उस चीज को हम किसमें लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और d अपॉन dt तो रहता ही है, बट dx वही है, dx अपॉन dt वही तो है, ठीक है। जैसे हमको लिखना दूसरा रिएक्शन देखिए आपके सामने है, 2HI के लिखना है मुझे, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू +1/2 DHI अपॉन dt, ऐसे करते हैं। और कोई दिक्कत होगी तो फिर 3-4 दिन बाद स्कूल खुलेगा, फिर आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर मोल पर लीटर पर मिनट।
अब बेटा हम इसके बाद हम सीखेंगे आपसे पहले कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, पहले हम इस बात को पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पहले हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यही टॉपिक चल रहा है अभी जो है। हाँ बेटे, आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सब बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा। पहले आप लोग सब फैक्टर याद कर लो, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। नंबर वन फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। पहला फैक्टर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द, बच्चे थे इसको लर्न कीजिए। दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दूसरा क्या होता है? पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थर्ड है टेम्परेचर। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है सरफेस एरिया। और लास्ट में है आपका एक्सपोजर टू रेडिएशन। ठीक है, तो दो फैक्टर इधर हो गए और 3 4 5 6 फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इसको। कौन कौन से? पहले बच्चे फैक्टर नाम पर समझो। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और दूसरा हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। आप देखो पीछे देखोगे, यहाँ पे है टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया है, एक्सपोजर टू रेडिएशन। कुल आपके जो है 6 फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, सब बच्चे अभी अब करो उसको। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, एक्सपोजर टू रेडिएशन। वो 6 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, आपका टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब हम पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, आप जानते हो जब जब जो है किसी रिएक्शन को हम बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस समय रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ता जाता है, रिएक्टेंट फॉर्मेशन क्या होता है? कम होता जाता है। यही है, मैंने देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर मोर देन रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर। कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा? तेजी से होगा। एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज। जैसे से कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? हमारा डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए, ए पीस ऑफ वुड बर्न स्लोली इन एयर। एक लकड़ी का जो है आपका जो है पीस है, वो हवा में कम बर्न होता है, लेकिन उसको अगर 100% प्योर ऑक्सीजन दी जाए तो उसका जो बर्निंग है बहुत ही तेजी से होता है। इसका एग्जांपल है दिया गया है कि ए पीस ऑफ वुड बर्न स्लोली इन एयर हैविंग ओनली 21% ऑक्सीजन but it burns rapidly in presence of pure oxygen, that is 100% pure oxygen। तो पहला बात क्या सीखा आपने कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रिएक्शन क्या होता है? धीरे स्लो होता जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट यानी क्या उसका स्वभाव है, क्या नेचर है। तो आप जानते होता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है क्या होता है कि रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वे ब्रेक होते हैं। रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। और न्यू बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म होता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। Therefore, rate of reaction depends upon the breaking of old bond and formation of new bond। अगर ओल्ड बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो रिएक्शन तेजी से होगा। अगर ओल्ड बॉन्ड ज्यादा
यानी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। यही है, देखो मैंने क्या लिखा हुआ इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। In a chemical reaction, old bond of the reactants are breaks and new bonds is formed। जब किसी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर आपके जो है ओल्ड बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और अगर ओल्ड बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होंगे तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। इसका एग्जांपल हम दिया गया है कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस रैपिडली। यानी अभी रिएक्शन दिखाऊंगा आपको जो है कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू nitric oxide to nitrogen dioxide takes place rapidly, and oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide takes place slowly because different amount of energy are required to break the different bonds। रिएक्शन आपके सामने है, ऊपर दिखाई पड़ रहा है 2NO, ए क्या होता है, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 गिव्स 2NO2, ये हमारा फास्ट रिएक्शन है। और नीचे है आपका 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, हमारा स्लो रिएक्शन है। ये हो गया, आप समझ गए हो बेटा कि दूसरा होता है हमारा जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रश्न होता है, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है हमारा जो है, वो डिपेंड करता है कि उसमें जो है बॉन्ड इजीली ब्रेक होंगे, यानी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी डिपेंड करता है। अगर बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी कम होगी रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, अगर हाई होगी तो क्या होगा, कम। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ये आप जानते हो कोई चीज होती है टेम्परेचर बढ़ा दो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, मोस्टली ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक में तो उल्टा होता है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी ये डायरेक्टली प्रश्न होता है। In most of the cases, the rate of reaction becomes almost double for every 10 degree rise in the temperature। ऐसा देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो ये आप जानते हो वेल नोन फैक्ट है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। ये आप जानते हो, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए होता है टेम्परेचर डिक्रीज करना, दिस इज डिपेंड अपॉन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सो क्या होता है, एनर्जी खुद रिलीज होती है, तो वहां कई बार क्या होता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होता है कि उसका जो है जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है उस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ना तो मोस्टली होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आप जानते हो कई बार पढ़ चुके हो कि जो कैटलिस्ट होती है दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप जानते हो कि अभी आपने पढ़ा था हैबर प्रोसेस अमोनिया में, N2 + 3H2 gives 2NH3, और क्या कैटलिस्ट था, आयरन था। आयरन क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो वो आप जानते हो कैटलिस्ट काम ही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना। तो क्या हो गया, द सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन without undergoing any chemical change is called catalyst। पहले हम यहाँ डिफरेंस दिया गया, व्हाट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड कैटलिस्ट। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आयरन कैटलिस्ट इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द हैबर प्रोसेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था पी ब्लॉक में। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कैटलिस्ट का वैसे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जो हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में क्या करता है, उसको जल्दी ला सकता है या देर से ला सकता है, एक काम होता है कैटलिस्ट का। तो हो गया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मोस्टली क्या करते हैं
कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। आप जानते हो कोई सरफेस एरिया जो है ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया कम है तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मान लो शुगर है, चीनी है, चीनी को आपको सॉल्यूशन बनाना है, उसका शरबत बनाना है। तो मान लो एक होता है बिस्री होता है, जानते होंगे, बड़े 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 बिस्री आती है, काफी उसका जो है क्रिस्टल होता है काफी बड़ा, उसको पानी में डिजोल्व करोगे तो उसका सरफेस एरिया बहुत होता है, तो वो जो है बहुत देर में डिजोल्व होगा। लेकिन उसी को अगर जैसे मान लो आपने ले लिया जो है जो बूरा, जैसे आप लोग बोलते हो घरों में, चीनी का ही होता है ना पाउडर, जो पाउडर हमारा जो शुगर होता है, तो क्या होता है वो जो है जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। या आजकल देखो ठंड का मौसम चल रहा है, अगर जो है लकड़ी को पीसेस में काट दिया जाए तो इजीली जो है बर्न हो जाएगी, अगर लकड़ी को जो है वैसी रहेगी तो इजीली बर्न नहीं होगी। तो ये भी है जो है आपका, तो सरफेस एरिया ज्यादा रहने से जैसे मान लो आप समझो कि लकड़ी का जो आपका जो है, जो उसका जो पाउडर होता है बुरादा जिसको बोलते हैं, उसमें एक माचिस मारोगे तो लकड़ी जल जाएगी पूरी, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो यही है कि लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स फास्टर इज द रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए ए लॉग ऑफ वुड burn slowly, but if it is cut in the small wooden chips, the burning takes place rapidly। तो अभी आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा एक तो क्या था आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है कैटलिस्ट, और फिफ्थ आपका है कौन सा, सॉरी सरफेस एरिया, और लास्ट होता है हमारा जो है एक्सपोजर टू रेडिएशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन सम केसेस rate of reaction in some of reaction is increases by use of certain radiation. For example, reaction of hydrogen and oxygen takes place very slowly in the absence of catalyst. However, in the presence of light, reaction takes place very rapidly. जैसे आप जानते हो H2 plus Cl2 gives 2HCl, ये रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन जब सनलाइट होती है तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही फास्ट होता है। तो कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें वाला आपका है AgCl है, आपने टेंथ में पढ़ा होगा, सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करना है बाय यूजिंग लाइट, तो अगर लाइट ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, अगर अंधेरा रहेगा तो फिर नहीं डिकम्पोज होगा। ये चीज है, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा है क्या कि इन सम केसेस रेट ऑफ रिएक्शन is increased by use of certain radiation. For example, reaction of H2 and CO2 takes place very slowly in the absence of light. However, in presence of light, reaction takes place very rapidly. तो अभी आपने पढ़ा कि what is the rate of reaction। तो rate of reaction क्या होता है, it is the time taken by the reactant to change into the product या change in concentration of any one of the reactants or products per unit time। सब बच्चों को याद होगा what is rate of reaction, it is the time taken by the reactant to change into the product या change in concentration of any one of the reactants or products per unit time। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट क्या होती है, पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो इसको करते हैं कितने फैक्टर, कुल 6 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को कुल 6 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उसमें से पहला फैक्टर हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपके सामने यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये मैंने बता दिया है, पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा, इसमें आपको डाउट करनी जरूरी है। अभी मैं आपको जस्ट जैसे ही आपका 12:30 बजेगा मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, आप लोग चाहे इसका फोटो कर ले या कॉपी लिखे जैसे आपको अच्छा हो। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, ये आप जानते हो वेल नोन फैक्टर है कि जो जितने भी एंडोथर्मल रिएक्शन होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये भी जानते हो कैटलिस्ट होते हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आपका सरफेस एरिया, ये आपको समझाया गया है। लास्ट है एक्सपोजर टू रेट। तो अभी आपने सीखा कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, आपने पढ़ लिया कुछ 6 फैक्टर होते हैं। अब इसमें कुछ और छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं। एक है रेट लॉ, अभी आप पढ़ने वाले हो रेट लॉ के बारे में। तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे सिंपल डिफरेंस लिखा हुआ है
The relationship between the rate of reaction and concentration of the reactant is called rate law. ये भी पूछा था कई बार पेपर में, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, क्या इसकी यूनिट है, या फिर मैंने जो रिएक्शन बताया था उससे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब व्हाट इज रेट लॉ क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, बहुत सिंपल डिफरेंस है रेट ऑफ रेट लॉ का। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। कई बार पूछा था व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या होता है? द reaction which takes place in one state is called elementary state, जैसे H2 plus I2 gives 2HI, एलिमेंट्री स्टेट है जो एक ही स्टेप होता है। लेकिन यार कोई रिएक्शन मान लो कई स्टेप होते हैं, 2 स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप में, तो हर स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। मैंने लिखा हुआ नीचे कि डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच आर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो सभी क्या होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, कई स्टेप जाके बनता है। जैसे मान लो हमारा क्या है, पहले जो है हमको बनाना है ए से बी, तो ऑप्शन को फेक करते हैं, तो आप समझ लिया उसको। तो व्हाट इज रेट लॉ? इसको बेटा सब लर्न भी करना पड़ेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। इसे याद कर लेना। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? तो द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, या डिफरेंट स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच आर एलिमेंट्री रिएक्शन। एग्जांपल के लिए आपने किया जो है ए प्लस बी बनाना है, मान लो उसका स्टेप है, पहले ए से सी बना, सी से आपका जो है डी बना, और डी से फिर बन गया बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो है वो आपका हो जाएगा इस तरह से। तो हर स्टेप क्या होता है? एलिमेंट्री स्टेट होता है। तो ये सब पढ़ लेना बेटा एक बार, कोई दिक्कत होगी मुझसे कल पूछ लेना। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आप भी जो है, जो पेज है ऊपर बहुत जो है आपसे, जैसे यहाँ पे है, ये हमारा है एवरेज रेट है, आपके सामने आ रहा है वहां पे स्क्रीन पे एवरेज रेट। द यहाँ इसका बेटा होता है इफ रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एवरेज रेट, इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ समझो बेटा, अब ये बताया था आपको डी एक्स अपॉन डी टी, वो रेट ऑफ रिएक्शन था, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी होता है। ये क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कब होता है? जब हम लॉन्ग इंटरवल टाइम पे हम कोई किसी रेट का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। मान लो 1 घंटे पे किया, फिर 2 घंटे पे किया, 4 घंटे पे किया, फिर होता है डेल्टा एक्स होगा। और जब हम करते हैं, मान लो 10 मिनट बात किया, 15 मिनट किया, 20 मिनट बात किया, 30 मिनट बात किया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम अगर होता है दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं जो है इंस्टेंटेनियस रेट। नीचे लिखा हुआ है if the rate of reaction is measured in the small interval of time it is called dx upon, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, इसको होता है dx upon dt। तो dx upon dt और डेल्टा x upon डेल्टा t में आप डिफरेंस समझ लीजिए। डेल्टा x upon डेल्टा t हम यूज कब करते हैं? जब हमारा लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम यूज होता है, तब हम यूज करते हैं जो है डेल्टा x upon डेल्टा t। और dx upon dt कब यूज करते हैं? जब हम यूज करते हैं जो है इसका स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कब छोटे छोटे अंतराल बाद हम टाइम उसको लेते हैं, मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं dx अपॉन dt करते हैं उसको। ठीक बेटा, तो एक छोटे से डेफिनेशन थे, इसको आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक जो था आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाला, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब मैं आपको एक बढ़िया टॉपिक सिखा रहा हूँ। पहले इसके जो टॉपिक की जो मेन चीजें होती है, पहले मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो है, इसके बाद धीरे धीरे आपको हर चीज सिखाई जाएगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी आपको। ठीक बेटा, तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ जो है, अब जो है कि ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ चीज। ऑप्शन बेटा हुआ है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है समझो ध्यान से बेटा, समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, अभी सब समझेगा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। समझो कि the minimum number of reactant molecules takes part in a chemical reaction is called molecularity of reaction. What is molecularity of reaction? The minimum number of reactant molecules takes part in a chemical reaction is called molecularity of reaction. जिस एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ है
PCl5 को हम जब उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो टूटता किसमें है, PCl3 में और Cl2 में। हम क्या देखते हैं इसमें, समझो, मालकुलेटी निकालने में क्या यूज करते हैं हम, जो है रिएक्टेंट साइड देखते हैं खाली, हमको प्रोडक्ट साइड मतलब नहीं है। अब देखो रिएक्टेंट साइड में मालकुलेटी कितनी है, PCl5 कितने हैं रिएक्टेंट साइड में PCl5 का एक ही मालिक्यूल है, इसलिए इसकी मालकुलेटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और देखो इससे नीचे रिएक्शन देखो, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। हमको प्रोडक्ट मतलब नहीं है, हमको क्या देखना है, रिएक्टेंट। अब जहां कुछ नहीं होता है वहां से मानते हैं 1, तो इसमें क्या है, 1 मोल H2 है और 1 मोल I2 है, इससे बन रहा है हमारा 2 मोल HI। इसकी मालिक्यूलिटी क्या होगी, एक हमारा H2 होगा, एक I2 हो गया, तो इसकी मालिक्यूलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और एक थर्ड रिएक्शन भी आप देखो, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। हमको देखना है रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड में सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। इसकी मालिक्यूलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी जो है 3 हो जाएगी। तो समझो, जब किसी रिएक्शन की मालिक्यूलिटी 1 होती है उसको बोलता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर 2 होती है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और 3 होती है जिसको बोलते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो मालिक्यूलिटी होती है 3 प्रकार की, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन और ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब सब बोलोगे आप लोग कि सर जो है कई रिएक्शन होते हैं कि 5H4 है, 10H2O है, ऐसे रिएक्शन भी होते हैं, तो उनकी मालिक्यूलिटी कितनी होगी। तो बेटा क्या होता है कि इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, 2 स्टेप होते हैं, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमिनेंट स्टेप। इसके बारे में हम बात करेंगे आपको आगे, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे आपको आगे कैसे उसकी मालिक्यूलिटी निकालते हैं। इसमें अभी आएगा आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो वहां पे हम बात करेंगे आपसे कि कैसे निकालते हैं इसको। तो फिलहाल अभी आपको सीखना क्या है कि व्हाट इज मालिक्यूलर रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट का मिनिमम जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमको मालिक्यूलरिटी डिसाइड करने में हम क्या देखते हैं, रिएक्टेंट देखते हैं। हम तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हम क्या देखते हैं, रिएक्टेंट देखते हैं। अगर रिएक्टेंट 1 होगा तो मालिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी, रिएक्टेंट 2 हो गए तो मालिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, रिएक्टेंट 3 हो गए तो मालिक्यूलरिटी हो जाएगी 3। यानी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन और ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन इस तरह से होते हैं। बस समझने की, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, PCl5 को आपने डिकम्पोज किया PCl3 प्लस Cl2 में, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। बाइमॉलिक्यूलर एग्जांपल क्या होता है, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, या H2 प्लस Cl2। खाली 3 ही नहीं होते बेटा, बहुत सारे मालिक्यूलरिटी के लिए 3 ही नहीं है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। मैंने 3 तरह एग्जांपल दिया है। ऐसे 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। यहाँ नोट देखो मैंने लिखा हुआ है कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैविंग मोर और लेस देन 3 रिएक्टेंट, चाहे कम हो या फिर लेस भी हो, मालिक्यूलरिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन बिकॉज स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ा था मैकेनिज्म आपको SN1 SN2 का, तो वहां लिखते थे हम कि स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है। ठीक है, तो स्लो स्टेप हम देखते थे उसमें, आपको ध्यान होगा अगर उसमें जब SN1 SN2 का पढ़ा था मैकेनिज्म, तो वहां भी हमने स्टेप यूज किया था, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। ठीक है, तो आपने भी सीखा जो है कि मालिक्यूलरिटी में क्या होता है। अब हम पढ़ाएंगे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ाएंगे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सब चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप ढंग से पढ़ना भी जो है। तो देखो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मालिक्यूलरिटी क्या होती है, सब बच्चों को याद हो गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए, या मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में अगर एक रिएक्टेंट है तो यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा, 2 रिएक्टेंट है तो बाइमॉलिक्यूलर हो जाएगा, 3 रिएक्टेंट तो ट्राइमॉलिक्यूलर हो जाता है। कुछ चीजें इसमें और भी है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़िए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सब बच्चे याद कर लीजिए,
क्या होता है? द सम ऑफ पावर टू विच concentration term are raised in the rate law expression is called order of reaction. क्या होता है? The sum of power to which concentration terms are raised in rate law expression is called order of reaction. जैसे एग्जाम्पल देखिए, रेट इक्वल टू के, ए पे अल्फा और बी पे बीटा, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। भाई कैसे होता है रेट लॉ, भी मैंने रेट लॉ सिखाई थी, कैसे करते हैं इसको भी अभी जस्ट सिखाऊंगा आपको बस 2-3 मिनट में। तो समझिए हमारा रेट लॉ है, रेट इक्वल टू के, ए पर अल्फा, बी पर बीटा। ऐसा मैंने रेट लॉ आपको लिखा भी था उसमें, जब पढ़ा रहे थे मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एल्केन, वो भी सब मैंने यूज किया था। क्या सर, व्हाट डज ए एंड बी स्टैंड फॉर? बेटा ए तो रिएक्टेंट है, ए और बी क्या है, मान लो रिएक्टेंट, जैसे बताया था नहीं आपको, जैसे कोई रिएक्टेंट हो, मान लो H2 प्लस I2 भी हो सकता है, ए बी, बस समझ गए? तो ए और बी क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट है, हमने हमने किसी का नाम लिया है, तो मतलब कोई भी रिएक्टेंट हो, ठीक है। तो देखिए बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन समझो बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? अभी देखो बेटा, अभी अभी मैं आपको ध्यान सुनोगे, मैं अभी अब आपको एक सिंपल सा इसी बताऊंगा, इसी से आपको याद हो जाएगा। रेट इक्वल टू के, ए पर अल्फा, बी पर बीटा, समझो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ बोलते हैं। अब जो ए और बी है, देखो लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसका पावर कितना है हमारा, एक्स, एक का है, ए का एक्स है, बी का वाई, ए का अल्फा है, बी का बीटा है। या मान लो हमने कर दिया ए का 2 है, 2 और बी का 1 है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ क्या होता है, उसको हम करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ऑर्डर ऑफ किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। मान लो हमने, चलो एक्स वाई छोड़ दो, अल्फा बीटा छोड़ दो, हमने मान लिया ए पर पावर हमारा 2 है और बी पर पावर हमारा 1 है। तो क्या हो जाएगा, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। हम क्या करेंगे, हम 2 + 1 कर देंगे, कितना हमारा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोस्टली कितने होते हैं समझो, एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन चाहिए होते हैं। क्या क्या होता है समझो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, इतने ही होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। बात समझ आई बात आपको? अब समझिए क्या होता है, जब किसी केमिकल का रिएक्शन कंसंट्रेशन के, किसी रिएक्टर के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। जब किसी केमिकल का रेट ऑफ रिएक्शन, जब किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ध्यान से बेटा अभी बता रहा हूँ क्या होता है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं रेट, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन का रेट 1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के 1 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जो 3 पे करेगा, उसको बोलते हैं, 3 रिएक्टर में जो डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और जो करेगा फ्रैक्शन पे, यानी 1/2 हो, 3/4 हो, 3/2 हो, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। यानी ऑर्डर रिएक्शन जो होता है हमारा, एक फ्रैक्शनल भी होता है, जीरो भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है। जबकि मालिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होती है और न कभी मालिक्युलरिटी फ्रैक्शनल होती है। यहाँ पे एक डिफरेंस समझ लो ऑर्डर और मालिक्युलरिटी में। किसी बच्चे ने क्या पूछा, मैंने देखा नहीं, अभी देखता हूँ बेटा। सर ये तो मालिक्युलरिटी अब रिएक्शन जैसा ही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मालिक्युलरिटी जैसा नहीं है। मालिक्युलरिटी क्या होता है, हम खाली उसमें देखते हैं, नंबर ऑफ मालिक्यूल देखते हैं। इसमें ऑर्डर में क्या होता है बेटा, कुछ जरूर नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो ये अलग है मालिक्युलरिटी, और कई बारों में एक ही भी होते हैं, कई में अलग भी होते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है क्या इसका डिफरेंस होता है, पहले तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ क्या इनमें डिफरेंस होता है। देखो ना, ये मालिक्युलरिटी है। द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मालिक्युलरिटी। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है, समझो।
हमने यहाँ लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहला डिफरेंस क्या हो गया हमारा कि हमने क्या किया कि दोनों का लिख दिया डेफिनेशन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको कि जो रेट लॉ रिएक्शन के कंसंट्रेशन टर्म क्या है, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है उसमें बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर है उसको ऐड कर लो तो हम क्या बोलेंगे? द सम ऑफ पावर which raised on the concentration term in the rate law expression, this is called order of reaction। क्या क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? देखो लिखा हुआ है द सम ऑफ पावर टू व्हिच concentration term are raised in the rate law expression is called order of reaction। मैंने बताया था मान हमारा रिएक्शन हमारा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा क्या है? रेट इक्वल टू के, एक पर हमारा पावर 2 है और बी पर पावर कितना है? 1 है। और ऑर्डर किससे करते हैं? स्मॉल एल से करते हैं। तो क्या होगा? स्मॉल एल इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी हमारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया था हमने? द सम ऑफ पावर, यानी जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसको ऐड कर लो। तो द सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दो डिफरेंस हो गई आपकी ऑर्डर की मॉलिक्यूलरिटी की। अब क्या लिखा हुआ है? इट मे बी जीरो। मैंने बताया था ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। अब क्या लिखा हुआ है? इट मे बी फ्रैक्शनल। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑलवेज होल नंबर। अब समझो बेटा लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है समझ कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है दिस इज द थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। हम किसी रिएक्शन को देख बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी कि 2 होगी, 3 है, यानी रिएक्शन हमारा यूनिमॉलिक्यूलर है, बाईमॉलिक्यूलर है या फिर ट्राईमॉलिक्यूलर है, हम बता सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, आप मुझसे ही पूछोगे सर बताओ ये रिएक्शन हमारा किस ऑर्डर का है, तो खुद मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिए हमको चाहिए एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए। अच्छा इसके बेस न्यूमेरिकल भी है, जब आप स्कूल खुलेगा तो मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं हम ऑर्डर। इसके बेस न्यूमेरिकल है, खुद ही आप निकालोगे, अपने आप ही निकालोगे, बताओगे कि सर इसका एक हमारा मान लो हमारा जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड, आप खुद निकालोगे इसमें। ऐसे न्यूमेरिकल है इसके, तो इसमें आपको बड़ी होने की जरूरत नहीं है, जो है सब कुछ सिखाया जाएगा आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मेन चीज आप इतना याद कर लो आप लोग जो है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली। एक हमारा इसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ता है तब निकालते हैं ऑर्डर। और जबकि ये क्या होता है? दिस इज द थियोरेटिकल कांसेप्ट। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो क्या बताओगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटा मैं सब बच्चों के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का और या मॉलिक्यूलर रिएक्शन का इसका डेफिनेशन कई बार पेपर में आता है, इसलिए इसको आप लोग सब बच्चे लर्न कर लेना। यही डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है यही प्रॉपर इसका डेफिनेशन है, याद कर लेना इसको। क्या है डेफिनेशन है? सबको याद हो गया? द सम ऑफ पावर raised on the concentration term in a rate law expression is called order of reaction। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर होता है उसको ऐड कर लो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल टू के, अब जितने रिएक्टेंट है मान लो हमारा यहाँ पे है H2 है तो H2 पर 2 कर दिया, I2 है मान लो 1 कर दिया या 0 कर दिया, दिस इज का रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैं आपको रिएक्शन से ये सब सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, आपको खुद आ जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना भी। इसमें अभी बेटा फर्स्ट डे भी है आपको, है धीरे धीरे जब आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा सब कुछ समझ में आएगा आपको। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना भी आप खुद सीख जाओगे, आप खुद, मैं आपको डिफरेंट रिएक्शन दूंगा और मैं खुद कहूंगा बेटा आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, आप खुद लिख दोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है? इट मे बी जीरो। ऑर्डर क्या होता है? जीरो होता है। ये क्या होता है? इट कैन नॉट बी जीरो। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है कभी भी जीरो नहीं होती है। इट मे बी फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, इट इज डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, इट इज ए थर्ड कंसेप्ट।
तो बच्चे कोई मुझसे बात करे बेटा? खुशबू, खुशबू, तुम लोग समझ आ रहा है बेटा? हाँ, थोड़ा थोड़ा। चलो दिक्कत होगी बेटा तो फिर मैं तो खाली आपको वही सिखा रहा हूँ, फिर क्लास होगी फिर समझाऊंगा। डोंट वरी, इसमें कोई बात नहीं है। जो जो नहीं समझ आ रहा बेटा, ये सब चीजें आपको फिर से अगर कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। समझ सबको आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, ये आप ध्यान रखना। और ये चैप्टर पहले तो आता था 5 नंबर का, अब तो टर्म कम हो गया, पता नहीं कितने का आएगा, डोंट नो, लेकिन ये जो है काफी अच्छा चैप्टर है। और बेटा इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, और न्यूमेरिकल सब मैं आपको क्लास में कराऊंगा, सब सोच समझ आएगा। ऐसा बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, और चैप्टर इजी है, लेकिन थोड़ा सा टर्म है इसके जो है आपको थोड़ा सा उसको याद करना पड़ेगा जो है। तो भाई अभी मैं जस्ट आपको नोट्स का प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़िए, और जो जो चीजें पढ़ाई की बोल रहा हूँ जो है वो पढ़िए। और अभी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि बेटा जो है कि ऑर्डर मार्कुलरिटी एक ही है, तो मैं अभी बस ये टॉपिक आप क्लियर कर रहा हूँ कि ऑर्डर मार्कुलरिटी एक होती भी है और एक नहीं भी होती। बस यही टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, तो मैं आपको आज मेरी तरफ छुट्टी है बेटा, फिर कल आप लोग फिर से जो है आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, दो पीडीएफ भेजूंगा उसका जूम तरफ से। तो एक तो बेटा जो है पहले होता है, फिर दूसरा सेकंड टर्म के लिए होता है जो है, तो वो कर लेना बेटा। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ कि ऑर्डर और मार्कुलरिटी एक होती भी है और एक नहीं भी होती है, इसको बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे है, देखो आपके सामने यहाँ पे नीचे रिएक्शन लिखा हुआ बेटा कि C12H22O11 plus H2O gives C6H12O6 plus C6H12O6। बस ये रिएक्शन देखो बेटा, इसी से क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं क्या करूं, मेरी बात ध्यान सुनो। ऑर्डर और मार्कुलरिटी सम ऑफ द रिएक्शन में सेम होती है और सम ऑफ रिएक्शन में सेम नहीं होती है। जैसे आप एग्जांपल देखो, C12H22O11 ये है सुक्रोज है, सुक्रोज प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब बेटे आप लोग देखो, अगर मैं पूछूं किसकी मार्कुलरिटी कितनी होगी तो क्या बताओगे आप लोग, बताओ। रिएक्टेंट के दो मालिक्यूल है, एक तो हमारा क्या है सुक्रोज का है C12H22O11 प्लस H2O का एक मालिक्यूल है, तो मार्कुलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। सबको सबसे एग्री है नहीं बेटा? यस बोलो सर। आप लोग बोल सकते हो, मैंने किसी को बोला नहीं है, किसी को मैंने म्यूट नहीं किया है, आप मुझसे बातें कर सकते हो। तो देखो बेटा ये सब ऐसे हरकतें मत करो, अब मैं आपको पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, जो है ध्यान समझो इसको जो है। तो देखो बेटा इसमें क्या बेटा कि ये सब एग्री होगा इसका मार्कुलरिटी 2 है, और आपको लगता होगा कि इसकी ऑर्डर भी 2 होगा। क्यों? एक हो गया आपका जो है C12H22 प्लस H2O का, आप कहोगे इसका ऑर्डर भी 2 ही होगा, लेकिन नहीं, ऑर्डर इसका फर्स्ट है। ऑर्डर किसका है? फर्स्ट है। कैसे? समझो ध्यान से। सपोज करो हम बेटा हमने जो है सुक्रोज बहुत कम ले लिया, आप याद करो बेटा, सपोज करो हमने सुक्रोज बहुत कम ले लिया, पानी खूब ज्यादा ले लिया है, तो क्या उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा ज्यादा? बता दो आप लोग, मुझे बताओ बेटा। हमने चीनी कम मात्रा लिया और पानी खूब ज्यादा मिला दिया हमने, उसमें मान लो 500-600 किलो पानी मिला दिया, 10 ग्राम चीनी डाली हमने, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज खूब बनेगा? नो सर। बोलो। हाँ नहीं बनेगा ना बेटा। ग्लूकोज फ्रक्टोज बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? सुक्रोज पे। किस पे? सुक्रोज पे कर रहा है ना। अब समझ नहीं बेटा, यही डिफरेंस है बेटा। इसकी ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर बेटा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है खाली सुक्रोज पे। सुक्रोज ज्यादा लोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ज्यादा बनेगा, सुक्रोज कम लोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज कम बनेगा। सम केसेस में दोनों करता है, जैसे मान लो H2+I2 है, यहाँ पर दोनों करेगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन माना जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है इसका मार्कुलरिटी 2 है, ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। अब समझ नहीं बेटा? तो सम केसेस में ऑर्डर मार्कुलरिटी सेम होती है, सम केसेस में ऑर्डर मार्कुलरिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। और क्या डिफरेंट होता है हमें बता रखा है आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, मार्कुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी फ्रैक्शनल, मार्कुलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज ए होल नंबर, अभी हमेशा रहेगा 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, मार्कुलर ऑफ रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट।
ठीक है, तो बेटा अब आपको मोटी बात क्या समझाई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिन पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करता है। जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करता है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अगर एक से करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, 2 से करेगा तो सेकंड ऑर्डर हो गया, 3 से करेगा तो थर्ड ऑर्डर हो गया, किसी से भी नहीं करेगा तो होगा 0 ऑर्डर। अब कहोगे सर एक ऐसा हो सकता है? देखो बेटा, जैसे आपका है H2 + Cl2 2HCl है। ए रिएक्शन होता है सनलाइट में, अपना इसका एक स्पीड है, उसी स्पीड से होगा। चाहे आप H2Cl2 ज्यादा ले लो और चाहे H2Cl2 कम ले लो, उस पर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए कि अभी अभी आप खुद देख सकते हो, आपकी क्लास में ही मैं देख रहा हूँ 10 12 15 बच्चे तो यहाँ ज्वाइन किए हैं, जो है मुझे सुन रहे हैं, और मैं देखा भी आप लोग उसका आंसर भी दे रहे हो जो है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है, पता नहीं, आई डोंट नो किस दुनिया में खोए हुए हैं। उनको सोच रहे हैं कि बस फर्स्ट टाइम एग्जाम हो गया, हम पास हो गए 12th में। उनको बिल्कुल बेटा उनको ये भी नहीं है कि मुझे सेकंड टर्म भी पास करना है अभी, तब जाके फिर आगे जाएंगे कॉलेज में। तो ये सब क्या हो गया? 0 ऑर्डर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यानी टीचर क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, जो है हमको क्या इन्वर्सन दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। ये सब कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? सब 0 ऑर्डर वाले हैं। समझ आ गई? नहीं आ गई? यस सर। कुछ बच्चे होते हैं बेटा फीस वाले सर आए खूब डांटे बेटा कि तुम कल से जो है सारा कुछ पढ़ के आओगे। केमिस्ट्री वाले सर आए डांटे बेटा कल पढ़ के आए, लेकिन बेटा पढ़ेगा कुछ नहीं, वो फिर से वो मिल जाएगा आपको कल से, सर मैंने नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं हुआ। ऐसे होते नहीं होते बच्चे, वो सब होते हैं 0 ऑर्डर। हाँ सर। बस मैंने ही अच्छा इसका एग्जांपल डेली लाइफ में 0 कुछ भी नहीं। पॉन्ड ओवर में बेटा जो है पानी भरा हुआ है, तो उसका अपना स्पीड है, उसी स्पीड से वेपराइज होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब ज्यादा पानी है तो फट से वेपराइज हो गया, कम पानी है तो बहुत देर से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। बस मैं नहीं, जैसे मान लो पॉन्ड से वाटर वेपराइजेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, वो क्या है? वो भी तो हमारा ऐसे ही है। और किसी ने फिर पूछा है बेटा, देखता हूँ क्या है। सर वो रिएक्शन जो कैटलिस्ट पर डिपेंड करते हैं वो देखो बेटा, जो है जो रिएक्शन कैटलिस्ट करते हैं बेटा वो तो अलग चीज है, बात समझ रही? भाई कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को कर देता है, उसमें ऑर्डर का मतलब नहीं है उसमें कुछ, बात समझ रही? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का उसमें कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना कैटलिस्ट क्या करता है, जो भी इसमें रिएक्टेंट है उनके स्पीड को बढ़ा भी देता है, कई बार घटा भी देता है बेटा, ऐसा भी है। जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन जो होते हैं वे रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर देते हैं। तो कई बार क्या होते हैं जो है हम अच्छा प्रमोटर भी होते हैं, प्रमोटर क्या करते हैं? कैटलिस्ट प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। तो डिपेंड करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको ज्यादा इसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको सीखना है खाली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है सब बच्चे खाली इतनी याद कर लो कि इट इज द सम ऑफ पावर व्हिच इज रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर होता है उसको ऐड कर लो, दिस इज द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस इतनी याद करना है। और मुझे लगता है आप लोग अब भूख लगी होगी कई बच्चों को सर। तो बेटा अब हाँ बेटा सर आपने सर कहा था मिश्री का सरफेस एरिया ज्यादा तो होता है ना, फिर सर वो जल्दी होगा मिक्स नहीं होगा? बेटा अब आप समझो मैं बताता हूँ। जैसे बेटा मिश्री है, मिश्री को कूट लो, पीस लो उसको महीन, तो ज्यादा वो रहेगा कि जो मिश्री आपने जो है नहीं है वो ज्यादा रहेगा? बता कौन ज्यादा रहेगा? नहीं मैं कह रहा हूँ मिश्री और चीनी में चीनी जल्दी घुलती है। नहीं चीनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिश्री और आपका जो भूरा था यानी पाउडर जो है शुगर है, तो पाउडर फट से घुल जाएगा बेटा। सर कूटने से तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। क्यों? वो तो ज्यादा होगा। बढ़ता है ना, आप क्या है बोल बढ़ता है बेटा। जैसे मान लो आप लकड़ी है, लकड़ी का बुरादा होता है, कितना बेटा एक लकड़ी से कितना बड़ा बुरादा बन जाएगा उसमें जो है, जिसका जो है पीसेस जो होते हैं रन देते नहीं है उसको, लकड़ी को रनते हैं, निकलता नहीं उसमें से हल्का हल्का, तो बेटा जो है सरफेस एरिया बढ़ता है लग जाए जब। हाँ जब घुल जाता है तो बढ़ता नहीं बेटा। नहीं फिर लकड़ी जो होता है लोहार होते हैं, कारपेंटर होते हैं, करते नहीं है जो है हाँ सर चिकनाई जब करते हैं तो उसमें निकलता नहीं जो पाउडर बुरादा होता है लकड़ी का, कितना निकलता है, बहुत सारा पूरा ढेर खड़ा हो जाता बेटा। आप देखो बेटा जो है समझो, आप जो आपका क्रेशर होते हैं, क्रेशर में पत्थर से जो क्या बनाते हैं, आपको बनाते हैं क्रेशर बनाते हैं,
बताओ कितना हाँ। बड़ा ढेर हो गया, उसका जो बना रेती बना जो जिससे घर बनता है। यस सर। हाँ बेटा क्या होता है जो है कर पीसने से दिया। जो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। अब बात समझ में नहीं बेटा? हाँ सर। जैसे मान लो आपने समझो आप लोग, मैं बहुत सबसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जाते हो आटा पिसवाने के लिए, जो आपका होता है बेटा, जो आपका जो गेहूं होता है, आप मान लो ले गए थे आधी बोरी थी, अब जो आटा लाओगे तो उतनी बोरी उतना नहीं रहता बेटा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपने देखा होगा। ध्यान है सब बच्चों को? वॉल्यूम तो जब जब जो है आप आटा ले गए, तब आपने जो है ले गए गेहूं पिसवाने के लिए ले गए, तो आप पता होगा ना मेरा गेहूं इतना सा पिसता है इसका, लेकिन जब आटा लाओगे तो आटा बहुत ज्यादा हो जाता है उससे, क्योंकि उसी गेहूं का जो है वो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो मेन चीज यही बेटा कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? ये बात सबको क्लियर हो गया नहीं हो गया? यस सर। हाँ ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों को भूख लगी बेटा? ना सर ना। पढ़ने का मूड है कि बंद कर दूं? जैसा बोलो आप। बात करने का मूड है सर। तो बात करो, मैंने कब मना किया है बताओ? मैंने कोई मना किया देख लो सर, 2-3 दिन में ही बात करनी। तेरा बोलो बहुत कोई मूड दिक्कत बनता है, है क्या बात करने बताओ? मूड मौसम ये सहेरो है। ठीक बेटा, जो है फिर कल हम मिलते हैं आपसे जो है 11:30 बजे, और अभी मैं इसका भी लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। जो है 2 लिंक भेजूंगा, एक होता है आपका जो है ये हमारे पास 40 मिनट का ही है, यहाँ एडिशन जैसा नहीं है। तो कल फिर मिलते हैं आपसे जो है, और अभी मैं आपको पीडीएफ का भेज रहा हूँ, तो आप लोग जो है उसको सब पढ़िए अपने आप से, और फिर दिक्कत होगी तो फिर हम कल बात करेंगे आपसे। और नहीं समझ आएगा तो फिर जो है नेक्स्ट वीक तो स्कूल खुली रहा बेटा, तो हम कहीं गए थोड़ी है। किसी बच्चे को डांट होगी, मैंने कभी मना नहीं किया जो है, आप आ सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। और अगर आपको अभी दिक्कत हो, मैं जिंदा में बैठा अभी भी आ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। किसी बच्चे को पूछना कोई है, कोई डाउट क्लियर करना है, सौरभ की तरफ से सर राम राम। ठीक है बेटा, तो मैं कर रहा हूँ बेटा, अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं जिंदल में बैठा बेटा, आ सकता हूँ, मेरे घर पे भी आ गुड सकता हूँ। आफ्टरनून सर। ओके बेटा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। ओके बेटा, ठीक बेटा, फिर कल मिलते हैं। नमस्ते।